Hey everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So in the last class we had started with currency risk management वाला topic. जो first वाला था it was like intro एकदम basics था, जहाँ पे अपने अलग अलग parts के अंदर में reading को divide किए थे. Obviously वहाँ पे कुछ अपने as such discuss नहीं किए थे. Class number 2 भी जो था as such कुछ discussion नहीं था. If you remember, it was like more kind of summary of say level 1 और level 2 का. That's it. कोई भी नया चीज अपने किया ही नहीं वहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर में. बिड आस्क स्प्रेड, मार्क टू मार्केट, एम टू एम, ये भी तो अपना लेवल 1 लेवल 2 में किया हुआ है. तो क्या कुछ भी नया था? बिल्कुल भी नहीं. नया था तो क्या था? एफएक्स स्वैप. उसके अलावा कुछ भी नया पोर्शन नहीं था. तो डोंट जज कि सर 2 क्लास हो गया है, कुछ नहीं हुआ है. अभी अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया अपने रीडिंग. अब स्टार्ट होगा. इज इट फाइन? क्योंकि अभी तक अपना क्या चल रहा था? इंट्रोडक्शन पार्ट. तो अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं विथ एलओएस नंबर ए से. व्हाट इज एलओएस नंबर ए? सर एलओएस नंबर ए है एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ करेंसी मूवमेंट ऑन पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न. पूरा सर पोर्टफोलियो है एज ए इंडियन इन्वेस्टर. अगेन याद करने का ट्राई करो थीम क्या है चैप्टर का, कि सर आप इंडियन इन्वेस्टर हो बट आप अभी हो सकता है इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, और अगर इन्वेस्ट कर भी रहे हो यू आर अलोंग साइड इन्वेस्टिंग इनटू अदर कंट्रीज आल्सो, से यूएस, से चाइना, से जापान. इज इट फाइन? तो सर जो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सर उनका जो एसेट क्लास का एक्सपोजर है वो तो है ही है, प्लस साथ में क्या? करेंसी का ऑल्सो एक्सपोजर. तो सर रीडिंग इज अबाउट व्हाट? करेंसी के ऊपर में. चैप्टर किसके बारे में? करेंसी रिस्क एक्सपोजर के बारे में. आप कैसे हेज करोगे? आप हेज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? तो ऑब्वियसली सर इट डिपेंड्स अपॉन एन नंबर ऑफ फैक्टर्स. सर वो जो करेंसी है, जो करेंसी का वोलेटिलिटी होगा, हाउ इट विल इफेक्ट द पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सर एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ करेंसी मूवमेंट ऑन पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न. Before I get into this reading, I was listening to a renowned trader or investor of India. Obviously, I'll not name here. अभी आपका चल रहा है नवंबर फर्स्ट वीक. सो ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है नवंबर 2024 में रिकॉर्ड हो रहा है, एंड जो मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं, और हो सकता है क्लास आप बाद में देख रहे होगे, आपको पता है अक्टूबर में फ्रॉम लास्ट 15-20 डेज मार्केट्स में देयर हैज बीन अ ह्यूज करेक्शन. मतलब अक्टूबर में कहा 26,000 26,000 जो निफ्टी टच किया था, अभी क्लोज टू 24,300 के आसपास है. आज मार्केट बढ़ा है अराउंड 250 पॉइंट, बट हाँ रफली 2000 पॉइंट्स का लगभग करेक्शन हुआ है. तो देयर हैज बीन लॉट ऑफ व्हाट यू से न्यूज, या बोलते हैं ना जब मार्केट बढ़ता रहता है तो इट्स फाइन, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो 10 जन आके खड़े हो जाते हैं, यार मार्केट तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हुआ है. मतलब सबको ऐसा कॉमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, और ये आप आसपास मतलब सुन भी रहे होगे. अब प्रॉब्लम इज व्हाट कि सर जिससे अपने सुन रहे हैं उससे क्या अपने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि एक जो रिनाउंड इन्वेस्टर और ट्रेडर अगर कुछ कमेंट कर रहा है तो क्या सर अपने दिमाग में कहीं कुछ बायस आ रहा है क्या? क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल रिलेटेड है उससे. फॉर एग्जाम्पल एक रिनाउंड इन्वेस्टर ने बोला है कि चाइनीज मार्केट अभी बहुत लुक्रेटिव लग रहा है, एंड ये बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर में है भी. जो भी यूट्यूब पे आप देखोगे स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, दे आर टेलिंग यार इंडियन मार्केट जितना बढ़ना था ऑब्वियसली बढ़ गया है, बट अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गया है. तो लेट्स डाइवेस्ट दी एफआईआईज का वैल्यू, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का पैसा सर इंडिया से निकाल के सर कहाँ लगाना चाह रहे हैं वो लोग? सम अदर इमर्जिंग कंट्री, एंड वन ऑफ द इमर्जिंग कंट्री अभी क्या? चाइना. तो बोला सर चाइनीज स्टॉक में लगाओ. तो अपना जो इंडियन इन्वेस्टर है वो भी बोल रहा है चाइनीज स्टॉक्स अभी लुक्रेटिव है. कहीं ना कहीं एज अ पेट्रियोटिक तो अपने को तो ऑब्वियसली हर्ट करेगा, बट जो फैक्ट है वो है, वी कैन नॉट इग्नोर. बिकॉज सर यहाँ पे अपने पेट्रियोटिक फीलिंग को लेके तो बैठने वाले हैं नहीं. एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आप सोचो अपने आप को. डोंट थिंक कि यार सर तो फालतू बात कर रहे हैं यार, इंडिया के होके इंडिया के स्टॉक्स में बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट नहीं करके चाइनीज स्टॉक में इन्वेस्ट करो. मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा कोई एक इन्वेस्टर बोल रहा है. तो बोला सर अपने क्या करे? अगर अपने अपने इमोशंस को एक बार साइड रखते हैं तो चलिए ना सर अपने भी चाइनीज स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. और सर चाइनीज स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो सर जो रिटर्न होगा, जो रिस्क होगा, वो कितने फॉर्म का होगा? वो 2 टाइप के, वो 2 फॉर्म में होगा. कौन कौन सा? सर एक सबसे पहला, अगर अपने कोई चाइनीज स्टॉक में लगा रहे हैं, चाइनीज स्टॉक का एग्जांपल कैन बी से अलीबाबा विच इज लिस्टेड है. बोला सर अगर अपने उसमें लगाते हैं तो सर अपने तो ये प्रे कर रहे हैं कि चाइनीज स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाए, प्लस अपने चाइनीज करेंसी में भी एक्सपोजर ले रहे हैं, चाइनीज युवन CNY, ठीक है, उसमें भी एक्सपोजर ले रहे हैं. तो सर अपने तो चाहते हैं सर उस स्टॉक का दाम बढ़े प्लस चाइनीज युवान का भी वैल्यू बढ़े, तो सर अपने को फायदा होगा. चीज समझ में आ रहा है? सर थोड़ा सा और इजी एग्जांपल दीजिए ना. फॉर एग्जांपल यूएस वाला इंडिया में अगर पैसा लगा रहा है, थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट.
यूएस वाला सर अगर इंडिया में पैसा लगा रहा है, सर रिलायंस में पैसा लगा रहा है, तो वो तो चाहता है सर रिलायंस का दाम बढ़े, साथ में सर वो और कहाँ पे एक्सपोजर लिया हुआ है, रुपया में, वो चाहता है सर रुपया भी बढ़े। सर रुपया बढ़ने का मतलब डॉलर गिरना, रुपया बढ़ना मतलब डॉलर गिरना। इसका मतलब सर कोई भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे कंट्री में, तो वो चाहता है उस कंट्री का स्टॉक बढ़े, प्लस वो चाहता है उस कंट्री का करेंसी स्ट्रांग हो और अपने कंट्री का करेंसी वीक हो। जैसे यूएस इन्वेस्टर चाहता है इंडिया में पैसा लगाया तो सर आईएनआर बढ़े, साथ में चाहता है सर रिलायंस जो स्टॉक में लगाया है उसका दाम बढ़े और सर डॉलर गिरे। इज इट फाइन? तभी सर उसको फायदा होगा, तभी उसको फायदा होगा। तो सर रिलायंस बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, उसको फायदा, रिलायंस गिरा, रुपया गिरा, उसको घाटा। तो देखो एक साथ में अगर दोनों बढ़े और एक साथ में दोनों गिरे तो सर ये तो पोजीशन बहुत वोलेटाइल है। सर व्हाट अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन, जो अपने लेवल 1 से चिल्लाते आ रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, एक चीज बढ़े दूसरा चीज गिरे तो सर ठीक है, मतलब यू आर एक्चुअली डाइवर्सिफाइड सॉर्ट ऑफ। तो वी कैन नॉट जस्ट थिंक अबाउट द रिटर्न, वी हैव टू थिंक फ्रॉम द रिस्क आल्सो। सर वैसे तो फील हो रहा है कि सर रिटर्न मतलब स्टॉक का रिटर्न बढ़े और जिस करेंसी में अपने इन्वेस्ट किया वो भी बढ़े, बट व्हाट इफ अगर गिर गया तो सर दोनों गिर जाएगा। इज इट फाइन? तो सर अपने वैसे तो चाहते हैं कि दोनों चीज बढ़े, बट वी हैव टू थिंक फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। और रिस्क में तो सर पॉजिटिव कोरिलेशन बेस्ट होता है। रिस्क एसडी में जब अपने कैलकुलेट करते हैं तो सर अपने तो चाहते हैं कोरिलेशन क्या हो, नेगेटिव, बिकॉज लोअर द कोरिलेशन हायर द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। ये पूरा थीम है एलओएस नंबर ए का। दिस इज द एंटायर थीम जो मैंने आपको इतना इजीली बता दिया। ऑब्वियसली वी विल गेट इनटू एक एक चीज के अंदर में अपने जाएंगे, बट एक होता है ना सर ब्रॉड थीम क्या रीडिंग का, यही है कि सर रिटर्न वाइज तो अपने चाहते हैं दोनों बढ़े, सर जिस स्टॉक में पैसा लगाया है वो भी, जिस करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट है वो भी, बट रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से वी वांट कि दी को रिलेशन बिटवीन दी फॉरेन करेंसी का रिटर्न जो स्टॉक प्लस सर जिस फॉरेन करेंसी में लगाया है उस फॉरेक्स का रिटर्न क्या हो, नेगेटिव हो। कोरिलेशन शुड बी नेगेटिव सो दैट वी एंजॉय द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। परफेक्ट। चलिए अब क्या कर रहे हैं, थीम तो बताई दी, ऑब्वियसली उस थीम को अपने ड्यूरिंग दी जब ये एलओएस नंबर 8 डिस्कस करेंगे वी विल अगेन रीइवैल्यूएट, बट कुछ नोटेशंस ऑथर ने यूज किए एंड दैट इज यूजफुल। वो जो नोटेशंस है वो अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अपना वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, इंडियन इन्वेस्टर वाला, ठीक है। कि सर मान लीजिए इंडियन इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट किया है कहां पे, चाइना में। इन्वेस्टमेंट इन चाइना, ठीक है। अब सर ये जो चाइना में इन्वेस्टमेंट किया, मान लो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया एक बार के लिए, सर चाइनीज स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो सर इसका जो एक्सपोजर होगा, इंडियन इन्वेस्टर का जो एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर मतलब सर जो रिटर्न होगा वो दो टाइप से मिलेगा, एक सर चाइना का स्टॉक से, दूसरा सर चाइनीज युआन से। इज इट फाइन? तो सर इंडियन इन्वेस्टर एक्सपोज्ड टू, एक है चाइनीज स्टॉक्स रिटर्न, सेकंड चाइनीज युआन, CNY। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो सर इंडियन इन्वेस्टर का जो रिटर्न होगा दैट विल डिपेंड अपॉन सर चाइनीज स्टॉक का रिटर्न एंड इट विल डिपेंड अपॉन वहां का करेंसी, चाइना का करेंसी, ठीक है। प्राइस करेंसी बेस करेंसी, अगेन प्राइस करेंसी बेस करेंसी जो अपने क्लास 1 में अपने डिस्कस किए थे, क्लास 2 में रेदर। तो सर यहाँ पे जो बेस करेंसी होगा ना, अगर कुछ बोला नहीं है अपने क्या मानेंगे यहाँ पे बेस करेंसी, सर जहां पे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडियन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन व्हाट, चाइना, तो सर जो चाइना का होगा ना उसको क्या मानेंगे, बेस करेंसी। अगर कुछ नहीं बोला है तो बोला है तब तो कोई बात ही नहीं है। इज इट फाइन? तो सर बेस करेंसी यहाँ पे अपने को लेना है फॉरेन करेंसी, ऑल्सो नोन एज लोकल करेंसी, ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टिंग करेंसी, जहां पे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर व्हाट इज प्राइस करेंसी? दिस इज माई डोमेस्टिक करेंसी विच इज रुपया, डोमेस्टिक करेंसी या होम करेंसी। ये सब टर्म ये लोग यूज किए, अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कैसे भी टेस्ट कर लिया तो आप फंस जाओगे, ठीक है। परफेक्ट। तो सर वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी। ये कौन सा कोटेशन होता है, डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट? अगेन लेवल 1, वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी, दिस विल बी योर डायरेक्ट
इज इट फाइन? परफेक्ट। अब कुछ नोटेशंस अपने यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा। सबसे पहला, सर ये जो रिटर्न है चाइनीज स्टॉक का, चाइनीज स्टॉक का जो रिटर्न है सर, इट विल बी डिनोमिनेटेड इन विच करेंसी? सर मतलब कि मान लो एक बार चाइनीज स्टॉक ओपनिंग था 100, क्लोजिंग था 110, प्राइस ऑफ द चाइनीज स्टॉक, कितना परसेंट का रिटर्न? 10%। 100 का चीज 110 हो गया, 10% का रिटर्न। सर 10% रिटर्न इन व्हाट टर्म्स? सर इट इज इन चाइनीज युआन टर्म, चाइना का स्टॉक है। दूसरा सर, जो चाइनीज युआन है ना, वो भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया। मान लो सर अभी चल रहा है रुपी पर चाइनीज युआन से 12, ठीक है, हो गया 13.2, कितना हो गया? 13.2। तो सर वो भी कितना बढ़ गया? 10%। इज इट फाइन? तो सर 10% स्टॉक रिटर्न बढ़ा, 10% चाइनीज युआन बढ़ा, तो सर इंडियन इन्वेस्टर का रिटर्न कितना? कोई के मन में आ रहा होगा सर 20%? नो, इट्स नॉट 20। आप एकदम एडिटिव मॉडल लगा रहे हो, एकदम सिंपल टर्म्स में सोच रहे हो, 10 + 10 20, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू थिंक कि सर 10 कमाए, स्टॉक रिटर्न पे 10 कमाए, हाँ सर कमाए। चाइनीज युआन कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। बट वो जो 10% इंक्रीज हुआ, वो सिर्फ क्या जो स्टॉक रिटर्न का 10 पे था वो हुआ, या सर जो अपने 100 लगाए थे उस पे भी? उस पे भी। चीज को समझो सर, जो 100 रुपी का अपना 100 रुपी का इन्वेस्टमेंट था, 100 रुपीज नहीं, 100 चाइनीज युआन का इन्वेस्टमेंट था सर, उस पे भी 10% चाइनीज युआन का जो करेंसी है वो इंक्रीज हुआ, प्लस जो 10 चाइनीज युआन अर्न किए उस पे भी तो कमाए। इसका मतलब सर रिटर्न क्या होगा? 1.1 इंटू 1.1 -1, 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। इज इट फाइन? तो सबसे पहला सर, ये जो चाइनीज स्टॉक रिटर्न है उसको अपने क्या बोलेंगे? आर एफ सी। सर आर एफ सी मतलब क्या हो गया? रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, सॉरी, रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स, रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है। सर ये कैसा नोटेशन है? ये तो आप बोल रहे हो रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी, तो सर फील तो ये आ रहा है फॉरेन करेंसी मतलब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से चाइनीज युआन। थोड़ा सा इनो कंफ्यूजिंग है ये वाला पोर्शन, आई अग्री, बट ऑथर ऐसे यूज किया आर एफ सी, मतलब दे आर नॉट टेलिंग कि सर चाइनीज युआन का रिटर्न, दे आर टेलिंग कि सर चाइनीज स्टॉक का रिटर्न। इज इट फाइन? तो यहाँ पे वही लिखा है, रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स। सर फॉरेन एसेट्स क्या क्या हो गया? चाइनीज स्टॉक, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन करेंसी क्या हो गया? चाइनीज युआन। इज इट फाइन? तो लिख देता हूं एक बार, कोई बच्चा बाद में रिवाइज करे तो उसके लिए ये भी हेवी हो जाता है। रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स मतलब चाइनीज स्टॉक्स, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी मतलब चाइनीज युआन। इज इट फाइन? तो ये थोड़ा आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आर एफ सी, देन वी हैव आर एफ एक्स। आर एफ एक्स क्या हो गया? सर रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी, दैट्स इट, फॉरेन एक्सचेंज, कि सर चाइनीज युआन में कितना का चेंज आया। इज इट फाइन? तो दिस इज रिटर्न ऑन फॉरेन एक्सचेंज, और आर एफ सी को ये लोग बोलता है रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी। मैंने लिखा नहीं, रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी ये बोला जाता है आर एफ सी को। इज इट फाइन? आई नो इट इज नॉट डाइजेस्टेबल, क्योंकि तुमको फील आ रहा होगा यार फॉरेन करेंसी पे रिटर्न बोल रहा है, नहीं, ये लोग बोल रहा है सर रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स इन फॉरेन करेंसी। इज इट फाइन? तो सर ये इसका बात कर रहा है, चाइनीज स्टॉक का रिटर्न। और जब आर एफ एक्स बोला उसको बोलेंगे रिटर्न ऑन फॉरेन एक्सचेंज, चाइनीज युआन पे रिटर्न। इज इट फाइन? और सर दोनों को ऐड कर देंगे, जो कि नहीं करना चाहिए, तो सर क्या निकलेगा मेरा? डोमेस्टिक रिटर्न। सर डोमेस्टिक रिटर्न कौन से करेंसी में? ऑब्वियसली अपने एग्जांपल में इंडियन इन्वेस्टर मतलब आईएनआर के करेंसी में, उसको अपने बोलेंगे आर डी सी। आर डी सी इज रिटर्न ऑन डोमेस्टिक करेंसी, रिटर्न ऑन डोमेस्टिक करेंसी। परफेक्ट। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। ये एक एग्जाम्पल तो आपको समझाने के लिए था, ये वाला चीज आपको नोटेशन बताने के लिए था, कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप नोटेशन समझ पाओ। और उसके बाद यहाँ पे अपने एक क्विक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज एन इंडियन इन्वेस्टर
सपोज एन इंडियन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन चाइनीज स्टॉक, बोला कि वो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, हैज इन्वेस्टेड इन चाइनीज स्टॉक, रिटर्न ऑन चाइनीज स्टॉक इससे 10% इन CNY टर्म्स, चाइनीज युआन टर्म। तो सर ये कौन सा नोटेशन हुआ, कौन सा नोटेशन हुआ बताओ? पूरा सा चाइनीज स्टॉक का रिटर्न जो है CNY टर्म्स में वहां के करेंसी के हिसाब से 10%। ये कौन सा हुआ? RFC, RFC, रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स इन फॉरेन करेंसी। इज इट फाइन? ये चाइनीज स्टॉक का रिटर्न आपको दिया है। अब सर क्या होगा? सर RFX के लेके अलग अलग सिनेरियो को लेके अपने बात करते हैं। केस 1, CNY जो चाइनीज युआन था अप्रिशिएट हुआ, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज स्किप कर रहा हूं प्लीज, अप्रिशिएटेड बाई 7% अगेंस्ट रूपी। बोला सर वहां का जो चाइनीज युआन है ना वो 7% से इंक्रीज हो गया रुपया के मुकाबले। परफेक्ट। मेरे को निकालना है RDC, मेरे को निकालना है RDC, रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी निकालना है। तो सर रिटर्न ऑन डोमेस्टिक करेंसी अगर अपने एडिटिव मॉडल लगाएं, एडिटिव मॉडल के साथ दोनों को ऐड कर दीजिए ना, 10 + 7 17%, बट वो अप्रोक्सीमेट है कि एक्यूरेट है? अप्रोक्सीमेट। 10 + 7 के साथ चाइनीज स्टॉक 10% बढ़ा, चाइनीज युआन 7% बढ़ा, तो सर टोटल रिटर्न फॉर दी डोमेस्टिक इन्वेस्टर विल बी 17%। तुम सही है लेकिन अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेटली नहीं है। तो सर RDC अप्रोक्सीमेटली RFC प्लस RFX, ये हो गया एडिटिव मॉडल। ठीक है, विच इज 10% प्लस 7% अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली 17% का रिटर्न है। बट ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना है सर। करना क्या है आपको? करना है RDC इज इक्वल टू कर रहा हूं मतलब एक्यूरेट कैलकुलेशन 1 + RFC इंटू 1 + RFX, ऑब्वियसली बाद में -1। तो 1 + RFC कितना? 1.10, RFX कितना? 1.07, -1 कर लेना, इंटू 100 करके बताओ कितना आएगा। 1.1 माइनस 1.07, 1.1 इंटू 1.07, हाँ, -1 इंटू 100, 17.7%, 17.7%। सर इसका मतलब कि सर अगर मान लो अपने 100 चाइनीज युआन लगाए थे तो सर ये जो 7% का इंक्रीज है वो तो 100 पे भी होगा, प्लस ये जो 10 चाइनीज युआन इंक्रीज हुआ उस पे भी होगा। चीज समझ में आ रहा है कि सर अगर अपने 100 युआन लगाए थे चाइनीज युआन तो सर इसका दो ब्रेकअप है। एक सबसे पहला 100 + 10, क्योंकि सर 10% इंक्रीज मतलब ये तो हो गया ना, 110 हो गया, तो सर ये 100 मेरा ओरिजिनल अमाउंट और 10 क्या, जितना मैंने रिटर्न कमाया। तो सर ये जो 7% इंक्रीज हुआ है तो वो तो सर इस पे भी हुआ है ना, इस पे थोड़ी हुआ है सिर्फ, तो सर अपने इस पे भी लेंगे प्लस इस पे भी लेंगे, वही तो किया है 1.10। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो 17.7 इंक्रीज हो गया। केस 2, सर अगर चाइनीज युआन मान लीजिए 5% डिक्रीज हो गया तो केस 2, if Chinese yuan CNY depreciates by 5% against INR, तो सर RDC क्या होगा? RDC डायरेक्टली कर रहा हूं सर, सबसे पहला 1.10 तो स्टॉक से मिलेगा, बट चाइनीज युआन 5% से गिर गया तो सर फैक्टर 5% नेगेटिव का फैक्टर विल बी 0.95। इज इट फाइन? 0.95 -1 इंटू 100 कितना होगा बताइए प्लीज? तो 1.1 इंटू 0.95 -1 इंटू 100, 4.5%, 4.5%। अगर आप अप्रोक्सीमेट करते तो आप करते 10 - 5, 5 आता, बट यहाँ पे एक्यूरेट कर रहे हो तो 4.5%। इज इट फाइन? कंफर्टेबल यहाँ पे? केस 3, केस 3, तो ये चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर अगर बेस करेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होता है
तो अपने को मल्टीप्लाई करना है. इज इट फाइन? एडिशन का तो आपको एनीवेज फील आ ही गया था, इट्स वेरी व्हाट यू से नॉर्मल. बट यहाँ पे ऐड करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, लॉजिक बता दिया. और ये चीज बता रहा हूँ कि सर बेस करेंसी जब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, विच इज यहाँ पे चाइनीज युआन, राइट, तो सर अपने को मल्टीप्लाई करना है. वेयर इज अब यहाँ पे अगर मान लो बेस करेंसी, यहाँ पे बोलने का मतलब था चाइनीज युआन, क्योंकि यहाँ पे अपने बोले थे ना बेस करेंसी कुछ नहीं बोला है तो फॉरेन करेंसी मानेंगे. अब बोलते हैं कि सर अगर प्राइस करेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे फिर. प्राइस करेंसी, if rupee appreciates by 7% against चाइनीज युआन तो क्या करेंगे. तो सर अगर रुपया प्राइस करेंसी, मेरा खुद का करेंसी अगर इंक्रीज हो रहा तो क्या करेंगे. फील हो रहा होगा माइनस करने का, फील आ रहा होगा माइनस करने का. जब आप प्लस के फील में मल्टीप्लाई किए तो माइनस के फील में क्या करोगे, डिवाइड. इज इट फाइन? तो सर आरडीसी विल बी 1.10 स्टॉक में डिवाइडेड बाई 1.07, रुपया अप्रिशिएट हुआ तो -1 × 100 कितना आएगा बताना. यहाँ पे अपने कितना लिए थे, 7 लिए थे या 8. फर्स्ट केस में 7 लिए थे ना, ठीक है, तो यहाँ भी 7 लिए. ओके, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 1.07 -1 × 100, 2.803, 2.803%. नहीं, एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड रुको. यहाँ पे युवान को अपने 5% से गिराए हैं तो रुपया, यहाँ पे ना 7 नहीं 5 लो प्लीज, एक बार 5 लो, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कंपेयर. तो यहाँ पे करेंसी का पूरा नॉलेज लग जाता है. क्यों किया मैंने ये चेंज, देखो यहाँ पे CNY डिक्रीज हुआ है ना 5% से, तो मैंने जानबूझ के किया, रुपया 5% से इंक्रीज हो रहा है. हाँ, तो 1.05 बताना कितना आएगा. 1.1 डिवाइडेड बाई 1.05 -1 × 100, 4.76%, 4.76%. तो देखो ऑब्वियसली इंपैक्ट इज नॉट सेम. सर अगर चाइनीज युआन 5% से गिरता है तो मेरा रिटर्न 4.5 आएगा, वेरएज अगर रुपया बढ़ता है 5% से तो सर मेरा रिटर्न 4.76 आएगा. मतलब क्या कि सर चाइनीज युआन का अप्रिसिएशन 5% इज नॉट इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी. वी नो फ्रॉम बेसिक्स ऑफ लेवल 1 कि सर अगर बेस करेंसी 5% से बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है प्राइस करेंसी 5% से गिर रहा है. नो, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट रेट का. सर स्पॉट रेट का चेंज S1 - S0 डिवाइडेड बाई S0 से डिवाइड करना है या S1 से डिवाइड करना है, डिपेंड करता है प्राइस करेंसी या बेस करेंसी. वही लॉजिक लगा यहाँ पे, ठीक है. अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी, लेवल 1 का चीज वापस से दिखा दूंगा आपको. कोई स्टूडेंट को लगेगा सर सिर्फ लेवल 1 चिपका रहे हैं, बता तो रहे नहीं है. अरे कहीं ना कहीं तो अज्यूम करना पड़ेगा यार, तुम लेवल 1 क्लियर किया हुआ है, ऑब्वियसली अज्यूम क्या करना, किया हुआ तो है ही, वो बेसिक्स याद रहना भी चाहिए. हाँ, केस 4 लास्ट केस यहाँ पे अपने लिखे हैं, चाइनीज युआन इंक्रीज्ड बाई 7%. तो इसका उल्टा कर लेते हैं. इफ रुपी डेप्रिशिएट्स बाई 7% अगेंस्ट चाइनीज युआन, तो रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी क्या होगा, 1.10 डिवाइडेड बाई 7% से डिक्रीज मतलब डिवाइडेड बाई 0.93 -1 × 100 कितना आएगा बताइए प्लीज. 1.1 डिवाइडेड बाई 0.93 -1 × 100, 18.28%, 18.28%. कंफर्टेबल, इज इट फाइन. तो सर अगर बेस करेंसी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई, और प्राइस करेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड. ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2, say a US investor has invested in UK. बोला यूएस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया यूके में, एंड P0 सर जो प्राइस है ना जिस दाम पे बाई किया, दैट इज ए £100. सर £100 पे बाई किया. सर वो जो सिक्योरिटी बाई किया ना $100 का, मान लो आफ्टर 1 ईयर P1 हो गया 110. तो आपको समझ में आएगा
कि सर RFC क्या होगा, रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी। यूएस इन्वेस्टर है सर, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, यूके में, इज इट फाइन। तो सर यूके में इन्वेस्ट किया तो 100 का चीज कितना हो गया, 110। तो सर RFC क्या हो गया, 10%, वेरी इजी, ठीक है ना। RFC रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स, यूके के एसेट्स में इन फॉरेन करेंसी, सर पाउंड में 10%, RFC। अब खेला करेंगे RFX पे, ठीक है। तो P0 100 है, P1 110 है। केस 1, इफ डॉलर पर पाउंड, एक सेकंड रुको, ठीक है, इसको S0 कर लेते हैं कि सर स्पॉट रेट दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड का से 1.80, 1.80 से, if dollar per pound S0 is 1.8 and dollar per pound S1 1.89 हो गया, 1.89 हो गया। आपको क्या कंप्यूट करना है, RDC कंप्यूट करना है। सर RFC पता लग गया मेरे को, यहाँ से 100 से 110। RFX क्या हो जाएगा, देखो मैंने जानबूझ के पाउंड रखा है अभी इंटेंशनली, क्यों, क्योंकि सर यूके में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, यूके, तो सर वहां का करेंसी आई हैव टेकन व्हाट, बेस करेंसी। तो सर 1.8 से 1.89 हो गया, कितना परसेंट का इंक्रीज, 5% का। तो सर 10% यहाँ, 5% यहाँ, तो व्हाट विल बी RDC, 1.8 1.1 इंटू 1.05, 1.1 इंटू 1.05, इज इट फाइन, -1 इंटू 100। तो सॉल्यूशन RFC, सॉरी हाँ, RFC इज 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 10%। RFX इज इक्वल टू 1.89 माइनस 1.80 डिवाइडेड बाई 1.80। ये क्या किया मैंने, S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाई S0, अगेन गोइंग बैक टू बेसिक्स ऑफ लेवल 1, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 5% आएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 5%। देयरफॉर RDC क्या, 1.10 इंटू 1.05 minus 1 into 100, that will be 1.1 into 1.05 minus 1 into 100, 15.5%, 15.5%। case 2, case 2, if spot pound per dollar, is it fine। अब जान मुझको उल्टा कर रहा हूं, पाउंड पर डॉलर जो है मान लो 0.60 है, एंड S1 पाउंड पर डॉलर इज 0.70। प्लीज फाइंड आउट RDC, RDC निकालना है आपको। क्या करना है, यहां देखो सर, सबसे पहला पाउंड मेरा बेस करेंसी है, पाउंड मेरा बेस करेंसी है, बेस करेंसी क्या पे, यहाँ पे क्या हुआ, अप्रिशिएट। इसका मतलब सर RFX जब अपन निकालेंगे, RFX ऑब्वियसली सर मेरे को तो यूरो में चाहिए, पाउंड में चाहिए, सॉरी पाउंड में चाहिए, राइट। डॉलर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब सर जो पाउंड वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सर कितना से डिक्रीज हुआ है वो अपने को कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, परसेंटेज डेप्रिसिएशन इन पाउंड। सर पाउंड क्यों चाहिए सर, डॉलर में भी तो हो सकता है, नहीं चाहिए, RFX यूज करना है ना यार अपने को। RFX इज इन विच करेंसी, सर वहां के करेंसी में, इज इट फाइन। तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन इन पाउंड विल बी S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे सर, प्राइस करेंसी का कर रहे हो आप अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, S1। चीज समझ में आ रहा है। लेवल 1 में अपने ये चीज करते थे कि सर जब भी बेस करेंसी का अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन करना है तो डिवाइड बाई S0 करते थे, और जब भी प्राइस करेंसी का अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन करना है डिवाइड बाई व्हाट, S1। और ये लर्निंग का नहीं होता बिल्कुल भी, पूरा प्रूफ होता था कि क्यों हो रहा है, इज इट फाइन, इनटू 100। तो आपको करना है S1 इज 0.70 माइनस 0.60 डिवाइडेड बाई 0.70 इंटू 100, बताना कितना आएगा, 0.7 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 100, 14.2857, तो 14.29 रफली, नेगेटिव ले ले 14.29%, क्योंकि डेप्रिसिएशन ले रहे हैं ना, परफेक्ट। तो सर RDC क्या होगा अब, RDC,
RFC तो सेम है, वो तो सेम है ना, इसमें तो अपने कोई चेंज कर नहीं रहा 10%। तो RDC विल बी 1.10 इंटू 1 माइनस 0.1429, 14.29 का फैक्टर बनाओ नेगेटिव का, 0.8571, 0.8571 माइनस 1 इंटू 100 कितना आएगा बताना। तो 1.1 इंटू 0.8571 माइनस 1 इंटू 100, नेगेटिव 5.72%, नेगेटिव 5.72%। आना ही था ना। अरे 10% स्टॉक बढ़ा है और आपका जो करेंसी है वो 14.29 से डिप्रिशिएट हुआ है, तो सर नेगेटिव टू रिटर्न आना ही है। इज इट फाइन? 5.72%। क्योंकि मैथ्स से ऊपर उठ के तो तुमको सोचना पड़ेगा ना यार, जिस स्टॉक में पैसा लगाए थे वो 10% से इंक्रीज हुआ, लेकिन जिस करेंसी में पैसा लगाए थे वो ज्यादा गिरा है 15.29। इज इट फाइन? हेंस वी हैव अ नेगेटिव रिटर्न इन व्हाट करेंसी? RDC इज इन व्हाट करेंसी? डॉलर। यहाँ पे यूएस इन्वेस्टर है ना, डॉलर करेंसी। समझ में आया? कंफर्टेबल है यहां तक? परफेक्ट। ये अपने बात किया किसका? रिटर्न का। यहाँ पे टॉपिक क्या चल रहा है? एनालाइज द इफेक्ट ऑफ करेंसी मूवमेंट ऑन पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। तो किसका बात की अभी तक अपने? रिटर्न। और सर रिटर्न में भी एक सिंगल स्टॉक का, यूएस इन्वेस्टर है, हाँ सर, वो कहाँ पे लगाया? यूके में। यहाँ पे तो सर अपने पोर्टफोलियो में एक ही ले रहे हैं स्टॉक, कौन सा? यूके वाला। सर व्हाट इफ यूके वाला भी है, से चाइना में भी लगाया है, यूरोप में भी लगाया है, अलग अलग कंट्री में लगाया है, तो क्या करेंगे सर? उसके लिए फिर अलग से अपने स्टडी करेंगे। ठीक है तो काफी इजी, वो भी कुछ है नहीं हाथी घोड़ा, बट सर वहां पे अपना मेन जो स्टडी करने के लिए आता है वो आता है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल नंबर 1 किए और परफेक्ट। तो एक बार इसका समरी लिखा देता हूं मैं। समरी कि सर अगर मान लीजिए सिंगल सिंगल करेंसी एसेट में पैसा लगा रहे हो आप, सिंगल करेंसी, जैसे यहाँ पे यूके में लगा रहे थे अपने, तो सर व्हाट विल बी RDC? इट विल बी 1 प्लस RFC इंटू 1 प्लस RFX माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, कंफर्टेबल? सर ये जो RFC है ये कैसे निकलता है? सर ये जो अपने लिए थे P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0, मतलब P1 बाई P0। इज इट फाइन? RFC इज P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 कर लेना। RFX से डिपेंड करता है, बेस करेंसी है, अगर बेस करेंसी का इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है तो इट विल बी S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाई S0, और अगर सर प्राइस करेंसी का है तो सर इट विल बी S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाई S1। इज इट फाइन? समझ में आया? और अपने प्राइस करेंसी का तो एक सम कर भी लिया यहाँ पे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो दिस इज द समरी ऑफ सिंगल करेंसी एसेट, और इसमें भी क्या अपने रिटर्न को लेके बात कर रहे हैं। सर व्हाट अबाउट रिस्क? व्हाट अबाउट रिस्क? सर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे आप? स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे सर? क्योंकि अब अपने पास दो एसेट क्लास है, कौन कौन सा? एक सर चाइनीज स्टॉक, अपना वाला एग्जांपल का चाइनीज स्टॉक का रिटर्न RFC, और एक है करेंसी। करेंसी इज आल्सो एन एसेट क्लास, करेंसी इज आल्सो एन एसेट क्लास। तो सर अगर मान लीजिए अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है FC का फॉरेन करेंसी का, और अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है किसका? FX का। FX का भी स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, मतलब करेंसी भी तो वोलेटाइल है ना, उसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। तो सर क्या अपने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल। वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरिएंस, R इंटू सिग्मा X इंटू सिग्मा Y। तो सर यहाँ पे क्या क्या चीज है अपने पास? SD मैंने आपको दे दिया दोनों का। सर वेट तो नहीं है, अरे वेट तो मान लो 100% लगा रहा है, अरे तुम चाइनीज स्टॉक में भी लगा रहा है सर, चाइनीज करेंसी में भी लगा रहा है, तो सर वेट क्या हो गया? 100% दोनों का। सर मेरे को क्या चीज नहीं मिला यहाँ पे? क्या चीज नहीं मिला? कोरिलेशन। कोरिलेशन किसके किसके बीच में? RFC एंड
एफएक्स के बीच में। सर वो अगर कोरिलेशन मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, आई कैन कैलकुलेट व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी। इज इट फाइन? जैसे अपने आर डीसी कैलकुलेट किए वैसे अपने सिग्मा डीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर रिटर्न का बात हुआ, अब अपने बात कर रहे हैं रिस्क का, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। हर्षद मेहता, चलो सर सिंगल पोर्टफोलियो सिंगल करेंसी रिटर्न का बात किया, अब अपने रिस्क का बात कर लेते हैं। रिस्क डायरेक्टली एग्जांपल से कर रहा हूं। इफ स्टैंडर्ड डिविएशन, अपने पहला वाला एग्जांपल क्या ले रहे थे, यूएस और यूके वाला ना, यूएस है यूके है, हाँ ठीक है। इफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यूके स्टॉक इज 9%, तो दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एफसी, ठीक है। एसडी ऑफ यूके स्टॉक इज 9%, ऑब्वियसली इन पाउंड टर्म में ही है, तो सर सिग्मा एफसी एंड एसडी ऑफ पाउंड is 5%. This is sigma fx, and correlation between sigma fc and sigma fx is say 0.30. Calculate sigma dc. सिग्मा डीसी आपको कैलकुलेट करना है। इज इट फाइन? अगर सर एक बार के लिए अपने 0.3 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, 0.3 को एक बार अपने इग्नोर कर दे तो सर क्या आएगा, 9 + 5, एडिटिव मॉडल अगेन, 9 + 5 कितना हो गया, 14, तो सर 14% स्टैंडर्ड डिविएशन है डीसी का। और यहाँ पे अपने अप्रोक्सीमेट ही निकालेंगे, वी कैन नॉट डू एक्यूरेट। क्यों सर, वाई नॉट एक्यूरेट? क्योंकि सर एक्यूरेसी में तो मल्टीप्लाई करना है ना, और यहाँ पे तो एक स्टॉक है सर, व्हाट इफ अगर बहुत सारा स्टॉक्स आ गया तो, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर वी विल नॉट इन्वेस्ट ओनली इनटू वन करेंसी ना, अपने तो अलग अलग करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो सर दैट बिकम्स चैलेंज। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है एज पर ऑथर, they are not trying to find out the accuracy in case of standard deviation of the portfolio, rather they are trying to find out the standard deviation of the portfolio which is DC in the approximate sense. क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सर अलग अलग करेंसी का बात होगा गोइंग फॉरवर्ड, तो वहां पे फिर वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे सर कोरिलेशन भी है तो अपने को वो भी यूज करना पड़ेगा। देखना फॉर्मूला, सॉल्यूशन, सिग्मा डीसी अप्रोक्सीमेटली, ये हमेशा अप्रोक्सीमेट यूज होगा, ठीक है। सिग्मा डीसी इज द रूट ऑफ, फॉर्मूला लगाओ, वेट स्क्वायर वेरिएंस, वेट स्क्वायर वेरिएंस, बट यहाँ पे सर वेट क्या 100% है, वेट ऑफ एफसी सबसे पहला, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू वेट इंटू कोवेरियंस आर इंटू सिग्मा एफ सी इंटू सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। हियर एंड एफ एक्स, एफ सी एंड एफ एक्स का वेट क्या 100% है ईच, क्योंकि आप पूरा पैसा स्टॉक में भी लगा रहे हो, पूरा पैसा करेंसी में भी लगा रहे हो, दैट इज द लॉजिक। तो सर अल्टीमेटली sigma dc will be what, sigma dc will be what, it will be variance of fc plus variance of fx plus 2 into r into sigma fc into sigma fx, ये आपको ध्यान में रखना है अल्टीमेटली सिंगल एसेट के लिए, सिंगल एसेट के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान में क्या रखना है, ये तो लेवल 1 का चीज है, कोई डिफरेंट है नहीं। ओके चलो यहाँ पे कंप्यूट करते हैं, सिग्मा डीसी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, सर सिग्मा एफसी क्या है 9, 9 9 81 प्लस सिग्मा एफएक्स क्या कितना लिया अपने 5, 5 5 25 प्लस 2 इंटू आर, कोरिलेशन है अपने पास, हाँ है सर 0.3, 0.3 इंटू एफ सी इज व्हाट
9 × 5, चलो 9 × 5 आंसर फाइंड आउट करिए कितना आ रहा है। तो 9 × 5 × 2 × 0.3 प्लस 25 प्लस 81, इसका रूट 11.53%। 11.53%। दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन इन व्हाट टर्म? यूएस डॉलर टर्म, क्योंकि यूके स्टॉक वाला लिए थे ना अपने लास्ट वाला एग्जांपल जो कंटिन्यू किए थे। इज इट फाइन, कंफर्टेबल? सर व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? आपसे आंसर चाहिए मेरे को। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? सोच के आंसर दो। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? 9 + 5, 9 + 5, अगर कोरिलेशन को इग्नोर करे तो 9 + 5 इज 14, बट सर कोरिलेशन है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इज 11.53। तो सर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विल बी 14 - 11.53। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन सर दोनों में लगाएंगे तो सर कोरिलेशन भी लेना होगा। 9 + 5 - 11.53 कितना आएगा बताइए? 14 - 11, 14 - 11.53, 2.47, 2.47%। कंफर्टेबल यहां तक? परफेक्ट। एक बार चलते हैं यहाँ पे। अभी अपने पोर्टफोलियो वाला पोर्शन नहीं सीखे है, ठीक है, पहले जो सीखे हैं उसको ट्राई करते हैं इंप्लीमेंट करने का। स्क्वाइजर का एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक करेंसी रिटर्न्स, कंसिडर अ यूएसडी बेस्ड इन्वेस्टर who invests in a portfolio of stocks that trade in euros। तो सर यूरो मेरा क्या हो गया? फॉरेन करेंसी। Over a 1 year holding period, the value of the portfolio increases by 5% in euro terms. So this notation wise क्या हो गया? RFC। And the euro dollar exchange rate increases, euro dollar exchange rate increases from 1.3 to 1.339। वेट, बेस करेंसी क्या? यूरो। जान में जान आ गया आपको? सर जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका करेंसी अगर मेरे को बेस करेंसी मिल जाए तब तो सर मेरा मेहनत बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंक्रीज निकालना है तो बहुत इजी है सर। 1.339 डिवाइडेड बाय 1.3 -1, इट्स लाइक P1 डिवाइडेड बाय P0 -1, इंक्रीज निकालना है। द यूरो हैज, अच्छा ये लोग सॉल्यूशन दे दिया, चलो खुद से करते हैं। स्क्वाइजर RFC आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5%। RFX क्या हो जाएगा? सर बेस करेंसी यूरो है तो इट विल बी 1.339 डिवाइडेड बाई 1.30 -1 इंटू 100 कर लीजिए परसेंटेज के लिए। तो 1.339 डिवाइडेड बाई 1.3 -1 इंटू 100, 3% का इंक्रीज है। So there is a 3% का increase. Therefore, RDC will be what? 1.05 into 1.03 minus 1 into 100. Obviously अपने ये सब चीज लिख के कर रहे हैं, बट यू नीड टू बी वेरी फास्ट। आपका सब कुछ STO-RCL में हो जाएगा। ये तो अपने ऐसा कर रहे हैं कि मैं थोड़ा सा नोट्स भी डेवलप कर दूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू जब आप रिवाइज करो। अदरवाइज आपको समझ में तो आएगा, इसलिए तो सीधा STO-RCL फंक्शन यूज करके अपने करेंगे एग्जाम में। तो 1.05 into 1.03 minus 1 into 100, 8.15%, 8.15%। इन विच टर्म? कहाँ का था इन्वेस्टर? USD, ठीक है, 8.15। देखो अप्रोक्सीमेट निकाले लोग, अप्रोक्सीमेट भी 8%। और यहाँ पे एक्यूरेट इक्वल टू, ध्यान रखना ऐसा चीज को सर्कल करो। अगर हार्ड बुक है तो प्लीज सर्कल करिए, क्योंकि ये चीज आप इग्नोर कर दोगे। अप्रोक्सीमेट साइन यूज किया, यहाँ पे एक्यूरेट साइन यूज किया। कोई बच्चा ये नहीं बोले सर ये तो दो बार दिया, अरे तुम ये तो देखो इक्वल टू और अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये सब पूरा ये लोग ज्ञान दिया लेवल 1 का, जो अपने
ऑलरेडी जानते हैं, तो फालतू का ये सब चीज में तुम अगर पढ़ेगा तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो जाएगा अननेसेसरी का। जो चीज का नॉलेज है उस चीज को पढ़ने का ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, टू फॉरेन मार्केट्स। ओके, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो को लेके बात कर रहा है ये लोग। ठीक है, ये भी अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो मैंने आपको बताया नहीं है, बट बताने लायक कुछ है भी नहीं ऐसा, आराम से अपने कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सम्स कर रहा हूँ और वहीं से अपने कॉन्सेप्ट को समझ भी जाएंगे। कोई सर बोल रहे कि सर अब मान लीजिए, अभी तो आप बोल रहे थे कि सर यूएस इन्वेस्टर है वो एक जगह पैसा लगा रहा है, सर व्हाट इफ अगर वो दो जगह पैसा लगा दिया तो? सर देयर इज अ इंडियन इन्वेस्टर, ही हैज इन्वेस्टेड इनटू यूएस डॉलर, ही हैज इन्वेस्टेड इनटू जापानीज येन। परफेक्ट, तो सर अपने क्या करेंगे, आर डीसी कैलकुलेट कर लेंगे यूएस स्टॉक के लिए, 1+RFC इंटू 1+RFX जो अपने कर रहे थे। सिमिलरली अपने जापानीज के लिए भी कर लेंगे, सर जापानीज स्टॉक का कितना रिटर्न है और सर जापानीज येन का कितना मूवमेंट है, तो सर दोनों अपना आरडीसी निकल जाएगा, परफेक्ट निकल जाएगा। सर अपने को चाहिए क्या, एक आरडीसी, सिंस यू आर अ सिंगल, मतलब आप तो एक, मतलब यू विल फाइंड आउट अ सिंगल रिटर्न, राइट। तो सर अपने क्या करेंगे, मान लो कि सर अगर यूएस में जो इन्वेस्ट किया है वो अपना 70% ऑफ दी पैसा लगाया है, 70% अपने पैसा लगाया है। सर चाइनीज स्टॉक में 30% पैसा लगाया है, तो सर आरडीसी यूएस वाला मिला, आरडीसी जापानीज वाला मिला। चीज समझ में आएगा क्या करना है, 0.7 इंटू आरडीसी ऑफ यूएस वाला, और जो अपना आरडीसी निकला है जापानीज के लिए उसमें अपने 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वेट्स असाइन कर देंगे, 70% 30% डिपेंडिंग ऑन दी एग्जाम्पल। सो जो भी सम्स में दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से वी विल जस्ट असाइन दी वेट्स, दैट्स इट। यही करना है आपको, इतना इजी है, रिटर्न निकालना ऑफ द पोर्टफोलियो। इज इट फाइन? परफेक्ट, चलिए करते हैं। अ यूरो बेस्ड इन्वेस्टर, आराम से बोला सर यूरो बेस्ड इन्वेस्टर है, बोला 75% पोजीशन इन जीबीपी डिनोमिनेटेड एसेट्स एंड 25% पोजीशन इन यूएसडी डिनोमिनेटेड एसेट्स। जी समझा? बोला सर यूरो बेस्ड इन्वेस्टर है, मान लो उसके पास अगर 100 रुपया है, 100 रुपीज, ही हैज इन्वेस्टेड 75% इन जीबीपी एंड 25% इन यूएसडी। द रिजल्ट फॉर द पास्ट ईयर आर द फॉलोइंग। क्या रिजल्ट दिया देखते हैं। आरएफसी फॉर दी जीबीपी ऐसे 12%, इजी कर दिया तुम्हारे लिए लाइफ। कोई भी आपको जीबीपी वगैरह कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा, डायरेक्टली दे दिया निकाल के, बोल रहा आरएफसी ये लो, स्टॉक बढ़ गया 12%, वेरी गुड। आरएफसी फॉर दी यूएसडी एसेट्स दे दिया 5%। चीज समझा? बोल रहा सर जीबीपी का स्टॉक बढ़ा 12% से, यूएस का स्टॉक बढ़ा 5% से, परफेक्ट। अपने को और क्या चाहिए, आरएफएक्स चाहिए दोनों का। ठीक है, देखो क्या दिया है, बिगनिंग यूरो पर जीबीपी। सबसे पहला सर प्रे कर रहे हैं अगर जिस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है वो बेस करेंसी मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सर ये जीबीपी में इन्वेस्ट किया है तो सर बेस करेंसी जीबीपी में दिया है, वेरी गुड। यूरो पर जीबीपी एक्सचेंज रेट दिया 1.166, बिगनिंग और एंडिंग दिया है यूरो जीबीपी एक्सचेंज रेट 1.1437। प्लीज कैलकुलेट कितना से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्लीज कैलकुलेट आरएफएक्स, आरएफएक्स कैलकुलेट करिए यहाँ पे। जीबीपी के लिए आरएफएक्स कितना होगा बताइए फटाफट से। आपको करना है 1.1437 डिवाइडेड बाई 1.1666 माइनस 1 इंटू 100। 1.96% से डिक्रीज हुआ है, नेगेटिव 1.96%। इज इट फाइन? नेक्स्ट, बिगनिंग यूएसडी पर यूरो। रुको रुको, अरे भाई रुको, सर रुके हुए तो है। देखो यूएसडी में आप इन्वेस्ट कियो, करेंसी क्या दिया, बेस करेंसी, ओ यूरो दिया है। सर यूरो तो मेरे खुद के कंट्री का है। आपको याद है मेरा वाला भी एक एग्जांपल में मैंने कराया है, बेस करेंसी आपको चेंज करवा दिया था, तो आपको अब तो सेंस आई गया क्या करना है। वेट, सर बिगनिंग यूएसडी पर यूरो दिया 1.332 और यूएसडी पर यूरो दिया 1.324। इसका मतलब सर यूरो क्या हुआ है, यूरो डिक्रीज हुआ है, यूरो डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब यूएसडी बढ़ा है। सर यूएसडी कितना से बढ़ा है, चीज समझ में आ रहा है कैसे बुद्धि लगाना है आपको, हमेशा आरएफएक्स कैसे सोचना है। सर जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया ना उसके करेंसी, वो करेंसी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वैसे सोचना है। इज इट फाइन? चलो तो क्या करना है आपको, 1.332 माइनस 1.324 करिए, 1.332 माइनस 1.324.008 डिवाइड बाई क्या करना है, आराम से। क्यों? क्योंकि सर अब मेरे को प्राइस करेंसी का अप्रिसिएशन निकालना है, तो सर उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई S1। S1 क्या, एंडिंग वाला रेट 1.324।
डिवाइड बाई 1.324 इंटू 100. 1.332 minus 1.324 divided by 1.324 into 100. 0.604%. 0.604%. और ये आपके लिए कुछ भी नया नहीं हो क्योंकि ये लेवल 1 का सम है. मतलब ये इंक्रीज निकालना तो एक्चुअली लेवल 1 का ही है. इज इट फाइन? तो S1 माइनस S0 डिवाइडेड बाई व्हाट? S1. क्योंकि सर यहाँ पे अपने को प्राइस करेंसी से मतलब है, मतलब यूएस डॉलर. क्या बोला है? कैलकुलेट द इन्वेस्टर्स रिटर्न ओवर द पीरियड इन डोमेस्टिक यूरो करेंसी टर्म्स. RDC निकालना है. परफेक्ट. तो सर यहाँ पे RFX मेरे को पता है, RFC भी पता है मेरे को. कितना कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं यहाँ पे. GBP के लिए 12% और USD के लिए 5%. ओके. RDC सबसे पहला RDC निकालिए. सो इट विल बी GBP वाला. सर RFC 1.12 इंटू 1.96 का फैक्टर क्या होगा? 0.9804 माइनस 1 इंटू 100. प्लीज टेल मी कितना आएगा? 1.12 इंटू 0.9804 माइनस 1 इंटू 100. 9.804%, रफली 9.8% RDC. और एक और RDC आएगा क्योंकि सर GBP का किया ना अभी, तो USD भी आएगा. RFC है आपका 5%, 1.05% इंटू ये इंक्रीज है 1.00604 माइनस 1 इंटू 100. कितना आएगा बताओ? तो 1.00604 इंटू 1.05 माइनस 1 इंटू 100. 5.63%. 5.63%. चीज समझ में आया? सर ये दोनों क्या है? यूरो टर्म्स में है. यूरो टर्म्स में. बट वेट सर 9.8 का वेट क्या था? सर जो लगाए थे ना अपने पैसा 75%. इज इट फाइन? 75%. तो क्या करेंगे सर? 9.8 इंटू 0.75 और यहाँ पे 0.25. कितना रिटर्न आएगा बता दीजिए प्लीज सब. फाइनल. तो 9.8 इंटू 0.75 यार आपका 7.35% और 5.63 इंटू 0.25 1.41% रफली. ठीक है. तो 1.41 प्लस 7.35 8.76%. 8.76% इज योर RDC. तो सर जो यूरो बेस्ड इन्वेस्टर है वो अल्टीमेटली कितना कमाया? 8.76%. रुकना एक सेकंड, हैंग हो गया सिस्टम. इज इट फाइन? और आपको भी ऐसे करना है. वो लोग का कोई भी तरीके का सॉल्यूशन आपको एकदम रैंडमली फॉलो नहीं करना है. आप अपना सम्स करिए, आंसर आ जाएगा. ये लोग फॉर्मूला दिया हुआ है, जरूरत नहीं है अपने को. आपको कहीं भी ऐसा लगा कि इसके अंदर में कुछ पढ़ाने का, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि ये वाला जो अपने रिटर्न निकाले हैं ये तो अपने को बेसिक्स पता है. ये वाला अपने आज सीखे हैं. सर इंटू वेट लगाना क्या बड़ा बात है? ये तो अपने को लेवल 1 से पता है. इज इट फाइन? तो सर ये वो फॉरेन एसेट्स का अगर अपने पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न कैसे निकाले. ठीक है. रिस्क अभी डिस्कस नहीं किया. सो ये अपने जो डिस्कस किया, दिस इज फॉरेन पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालना है. ठीक है. सर अगर यहाँ पे 3 होता तो तीनों का रिटर्न निकालते. सर जो भी वेट्स होता वो वेट से मल्टीप्लाई करते. वेटेड एवरेज. सिंपल सा चीज है. वेटेड एवरेज रिटर्न. आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि जो चीज इजी है ना उसको फालतू का फॉर्मूला में डालेंगे, इट डजंट मेक सेंस. अब देखो ये लोग रिस्क को डाला है बट रिस्क को मेरे को ऐसे समझाने का एकदम मन नहीं है. अपने क्या करेंगे? डायरेक्टली सम्स लेंगे, सम से थ्रू समझेंगे. इज इट फाइन? नोटेशंस जहां आता है वो दिमाग खराब होगा. सम्स के थ्रू समझ लेंगे, थिंग्स बिकम इजी बिकॉज इट इज अगेन लेवल 1 स्टफ.
क्वेश्चन नंबर 1 2 एक बार रुक जाते हैं। ये भी रुक जाओ अभी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सब कुछ हो जाएगा। परफेक्ट। दिस इज एकदम बोलते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें काफी सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग डाल देते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, अभी आपने ले रहे थे एक सिंगल करेंसी, अब यहाँ पे क्या मल्टीपल करेंसी लेंगे। स्क्वाइजर का क्वेश्चन नंबर 7। आराम से सम्स को पढ़ते हैं पहले तो, उसका देखते हैं क्या पूछे। Archer manages a Swiss-based CHF hedge fund. A portion of the fund is allocated 60% and 40% respectively to Euro and AUD Australian dollar investments. She has collected the following information. Wait, सर ये पर्सन है कहाँ का? स्विस, CHF उसका करेंसी है, उसका होम करेंसी। सर वो कहाँ का इन्वेस्ट किया? यूरो में एंड AUD में। कितना परसेंटेज? 60% यूरो, 40% AUD। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि सर वेट्स क्या साइन होगा, यूरो में 60% एंड AUD में 40%। शी हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? यूरोजोन ऑस्ट्रेलिया, मेरा जो इन्वेस्टिंग करेंसी है ना वहां का। एसेट्स रिटर्न इन फॉरेन करेंसी, एसेट रिटर्न इन फॉरेन करेंसी इज व्हाट? RFC। पूरा यूरोजोन का RFC इज 2%, ऑस्ट्रेलिया का 2.5%। चेंज इन स्पॉट एक्सचेंज रेट वर्सेस द CHF इज 1%, -1% एंड 3%। तो बोल रहा है कि सर RFX जो है वो 1% दिया एंड 3% दिया, आपको कैलकुलेट करके दे दिया। एसेट्स रिस्क मेजर्ड इन फॉरेन करेंसी 15% एंड 25%, दिस इज व्हाट? SD सिग्मा FC। करेंसी रिस्क सिग्मा FX, इज इट फाइन? कोरिलेशन ऑफ एसेट एंड करेंसी रिटर्न R दिया आपको, R सर किसके किसके बीच में? RFC एंड RFX के बीच में 0.85 एंड 0.65। सर R बोल रहा हूं, सिग्मा कोरिलेशन तो अपने को सिग्मा का चाहिए ना, सिग्मा FC एंड सिग्मा FX। कोरिलेशन ऑफ रिटर्न बिटवीन सर CHF पर यूरो एंड CHF पर AUD, मतलब बेसिकली इट्स द कोरिलेशन बिटवीन द टू करेंसीज। ये दोनों करेंसी में इन्वेस्ट किया ना, तो बोले इन दोनों के करेंसी का कोरिलेशन इज व्हाट? 0.7। ये आपके लिए नया इंफॉर्मेशन है, दिस इज न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू, इज इट फाइन? Okay. The following questions are from the portfolio perspective measured in CHF. सबसे पहला, calculate the expected return of the portfolio। पूरा expected return of the portfolio निकालना है, चलिए निकालते हैं। सब कुछ है अपने पास डेटा। सबसे पहला एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है। तो सर अपने यहाँ पे RDC निकाल सकते हैं यूरोजोन में, और RDC निकाल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले टर्म्स के अंदर में, फिर उसके अंदर में वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अभी कर रहे थे अपने। और यहाँ तो आपको करेंसी का भी डायरेक्टली दे दिया, वहां तो वी वर कैलकुलेटिंग, यहाँ पे यू हैव द डायरेक्ट नंबर्स, इज इट फाइन? तो सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ यहाँ पे यूरोजोन इंटू RDC प्लस वेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंटू RDC। यूरोजोन ऑस्ट्रेलिया RFC RFX कितना है ये? 2%, यहाँ पे दिस इज 2.5%। RFX इज -1% एंड यहाँ पे वी हैव 3%। प्लीज कैलकुलेट RDC। RDC कैलकुलेट करिए, तो इट विल बी 1.02 इंटू 0.99 माइनस 1 इंटू 100, 9 क्या हुआ? 1.02 इंटू 0.99 माइनस 1 इंटू 100, 0.98%। दिस इज 0.98%। ये वाला 1.025 इंटू 1.03
-1 into 100, 5.575, 5.575%। ठीक है, उसके बाद वेट्स कितना दिया था ऊपर में, 60%, 40%, 0.6 इंटू 0.40। तो आपका RDC क्या हो जाएगा, 0.98 इंटू 0.6, 0.588, STO1 5.575 इंटू 0.4, 2.23%, प्लस RCL1 2.818%, 2.82% रफली। ठीक है, तो RDC इज 2.82%, जो अभी सम की है वैसे ही है बिल्कुल, तो कुछ नया लर्निंग था नहीं इसके अंदर में। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, ये नया चीज है आपके लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो सर अब क्या करेंगे अपने, अब सर सबसे पहला स्टेप करेंगे, अपने सिग्मा डीसी निकालेंगे। सिग्मा डीसी किसका, यूरोजोन वाला। सिग्मा डीसी निकालेंगे ऑस्ट्रेलिया का। इज इट फाइन? सर कैसे निकालेंगे, अरे अपने पास वी हैव द स्टैंडर्ड डिविएशन, वी हैव द कोरिलेशन, तो सर ये अपने निकाल सकते हैं आराम से। इज इट फाइन? तो सर अपने सिग्मा डीसी निकालेंगे यहाँ का, सिग्मा डीसी निकालेंगे यहाँ का। सर 2 सिग्मा डीसी आया, जैसे यहाँ पे रिटर्न आ रहा था, जैसे यहाँ पे रिटर्न आ रहा था, बट सर उसमें अपने डायरेक्टली वेट लगा नहीं सकते, डायरेक्टली वेट तो लगा नहीं सकते, तो सर अपने क्या करेंगे, उसके बाद अपने उसका कोरिलेशन यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकालेंगे। इज इट फाइन? थोड़ा सा सुनने में हेवी लग रहा होगा, बट एग्जीक्यूशन पॉइंट इट्स वेरी इजी। चलिए करते हैं। सिग्मा डीसी किसका, सबसे पहला यूरोजोन वाला, यूरोजोन। तो सर अपने को सिग्मा एफसी चाहिए, सिग्मा एफएक्स चाहिए, दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा एफसी ये रहा, सिग्मा एफएक्स ये रहा। सिग्मा एफसी इज 15%, सिग्मा एफएक्स इज 7%, और कोरिलेशन इन दोनों के बीच का कोरिलेशन इज व्हाट, 0.85, 0.85। सर किसके किसके बीच का, एफसी एंड एफएक्स का, लिखा है ना, एसेट एंड करेंसी का। इज इट फाइन? ओके, तो सिग्मा डीसी प्लीज निकालिए फटाफट से। 15 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.85 इंटू 15 इंटू 7। वेट लेना नहीं है, वेट 100% करके। ठीक है, तो 15 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर, STO2 2 इंटू 0.85 इंटू 15 इंटू 7 प्लस RCL1 प्लस RCL2 उसका रूट 21.27%। सिग्मा डीसी निकल गया, परफेक्ट। अब सिग्मा डीसी आपको निकालना है, कौन सा कंट्री था ये वाला, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका भी डेटा कॉपी कर लेते हैं। सिग्मा एफसी इज 25%, सिग्मा एफएक्स इज 9%, कोरिलेशन कितना है, 0.65। चलिए कैलकुलेट करिए डायरेक्टली, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली कैलकुलेट करिए प्लीज। हाँ, 25 का होल स्क्वायर STO1, 9 का होल स्क्वायर STO2, 2 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 0.65 प्लस RCL1 प्लस RCL2 इसका रूट 31.599 मतलब 31.6%, 31.60%। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या करना है सर, अब अपने को सिग्मा डीसी ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है। सिग्मा डीसी ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। सर अब यहाँ पे वेट क्या लेंगे, सर इसका वेट कितना था, यूरोजोन में कितना पैसा लगाया था वो, 60%, तो इसका वेट था 60%। ऑस्ट्रेलिया में कितना लगाया था वेट, वेट वाज 40%। तो सर जब सबसे पहला वेट स्क्वायर वेरिएंस करेंगे, तो सर अपने करेंगे 0.6 का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ दिस मतलब 21.27 का होल स्क्वायर प्लस
वेट स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 31.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट 0.6 इंटू वेट 0.4 इंटू आर। इस बार आर के कौन सा वाला, ये वाला 0.70, क्योंकि दोनों करेंसी का है ना 0.70 इंटू 21.27 इंटू 31.6। इज इट फाइन? चलो करते हैं। वेट स्क्वायर 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का होल स्क्वायर वेट स्क्वायर वेरिएंस, तो 21.27 का होल स्क्वायर वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू आर, आर ध्यान से 0.70 इंटू 21.27 इंटू 31.60। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट। कैलकुलेट करिए प्लीज फटाफट से। 0.6 इंटू 21.27 का होल स्क्वायर STO 1.4 इंटू 31.6 का होल स्क्वायर STO 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू 0.7 इंटू 21.27 इंटू 31.6 STO 3 RCL 1 प्लस RCL 2 प्लस RCL 3, इसका रूट 23.42%। 23.42%। दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। बताओ इसके अंदर में कुछ भी नया सीखने लायक था? कुछ भी नया सीखने लायक था? कुछ नहीं था, नथिंग। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना ऑलरेडी आपको सिंगल पोर्टफोलियो में सिखा दिया था, ये दोनों निकाल लिए। अब उसका सर क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। सर वेट्स पता है मेरे को, कोरिलेशन दिया हुआ रहेगा सब में आपके पास, जस्ट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। कंफर्टेबल? तो ये अपना फॉरेन एसेट्स का जहां पे पोर्टफोलियो है उसका भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो गया। थर्ड वाला पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न टू द पोर्टफोलियो इफ आर्चर टेक्स अ लेवरेज्ड पोजीशन with 150% positive weights in Australia and 150% negative weight in Eurozone। चीज समझ में आया? बोल रहा कि सर लेवरेज ले रहा है, 100% की जगह 150% लगा रहा है ऑस्ट्रेलिया में और 150% यूरोजोन में। नेगेटिव वेट मतलब क्या, बोरो कर रहा है। इज इट फाइन? तो बोला कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। वेरी इजी सर, यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न टू दी पोर्टफोलियो निकालना है। इस बार ऑस्ट्रेलिया में वेट लगाएंगे 1.5 पॉजिटिव और यूरोजोन में लगाएंगे 1.5% नेगेटिव। प्लीज कैलकुलेट। थर्ड, expected return of the portfolio is equal to 1.5 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का रिटर्न देखो क्या था, ऑस्ट्रेलिया का रिटर्न कोई ये मत ले लेना प्लीज गलती से, यहाँ तो अपने वेट्स लगा दिए थे, ये लेना आपको, ये लेना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है 5.5575 5.5575 प्लस, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1.5 इंटू यूरोजोन का क्या 0.98। बताओ कितना आएगा। तो 5.5575 इंटू 1.5 STO 1 1.5 इंटू 0.98 CL1 6.866 रफली 6.87%। इज इट फाइन? और यहाँ पे एक गलती क्या किया मैंने, इक्वल टू लगा दिया, नहीं लगाना है। ठीक है, गलती नहीं हो भाई, अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड रिटर्न तो एक्यूरेट है। नेक्स्ट डी, calculate the expected standard deviation of return to the portfolio if Archer takes a leveraged position with 150% positive weight in Australia and 150% negative weight। very easy, obviously आपने solve नहीं करेंगे इसको, आपको करना है थर्ड जो फोर्थ वाला ऑप्शन है। क्या करना है यहाँ पे, 0.6 के जगह मतलब 21.27 पहले तो देख लो किसका है, 21.27 पहले तो देख लो किसका है। सर ये है यूरो का,
तो यूरो में तो अपना नेगेटिव वेट है। तो अपने करेंगे यहाँ पे सेम फॉर्मूला, 0.6 स्क्वायर के जगह इट विल बी नेगेटिव 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 21.27 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 31.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 पॉजिटिव 1.5 नेगेटिव इंटू 0.7 कोरिलेशन सेम इंटू 21.27 इंटू 31.6, आंसर आ जाएगा। इज इट फाइन? प्लीज जो डी वाला है वो होमवर्क है, खुद से ट्राई करिए। जो वैरायटी बताना था वो बता दिया। एक चैलेंज आपको पता है यहाँ पे क्या होगा प्रैक्टिकली? यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर जब भी अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं तो सर अपने को तो एक्सपेक्टेड आरडीसी चाहिए, एक्सपेक्टेड आरएफसी चाहिए, आरएफएक्स चाहिए, कोरिलेशन व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड। सर एक्सपेक्टेशन मतलब एक्स एंटी होता है या एक्स पोस्ट? एक्स एंटी पहले से, सर वो सोचना बहुत मुश्किल है। कोई चीज हो गया उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कर रहा है, दैट इज वेरी इजी, बट कोई चीज को फोरकास्ट करना सर वही तो मेन चैलेंज है, वही तो मेन चैलेंज है। चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोग वर्ड यूज किया ना एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो मेरे को लगा यार उस चीज को टच करूं जो कोर के अंदर में लिखा है ये लोग कि सर अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो तो सर आप तो फोरकास्ट कर रहे हो, और फोरकास्ट करना क्या चैलेंज है कि सर कितना स्टॉक का मूवमेंट कितना हो सकता है, स्टॉक का जो करेंसी के टर्म्स में मतलब जो करेंसी का मूवमेंट है वो कितना हो सकता है। सर स्टॉक का रिटर्न कितना मूव कर सकता है, स्टॉक कितना मूव कर सकता है, करेंसी कितना मूव कर सकता है, वो तो सर डिफिकल्ट है फोरकास्ट करना। इज इट फाइन? तो ये डी वाला क्वेश्चन नंबर 7 अपने किए हैं। एक बार रुक जाओ ये सब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अच्छा 4 5 इंडिपेंडेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं प्लीज। जितना समझ प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, a European investor holds a diversified portfolio. From the euro perspective, the portfolio is weighted 60% and 40% in US and UK. चीज क्लियर है? बोला सा यूरोपियन इन्वेस्टर है, उसका पैसा यूएस में 60% लगा हुआ है एंड यूके में 40% लगा हुआ है। तो अगेन पोर्टफोलियो का बात कर रहे हैं लोग। एसेट्स यूएस यूके, रिटर्न मेजर्ड इन फॉरेन करेंसी। देखो रिटर्न मेजर्ड इन फॉरेन करेंसी 5% 7%, दिस इज एक्चुअली व्हाट आरएफसी। कोई को फील आ रहा होगा सर ये तो एफएक्स होना चाहिए, नहीं आरएफसी है। Return measured from investors returns measured from investors perspective 6% 8%। क्या दिया? returns measured in foreign currency, return measured from investors perspective 6% 8%, ठीक है। standard deviation of assets return measured in foreign currency, ये क्या हो गया आपका R measured in assets measured in foreign currency RFC, standard deviation of foreign currency return, ये क्या हो गया आपका RFX। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एसेट रिटर्न मेजर्ड इन फॉरेन करेंसी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिटर्न आरएफएक्स। सारा डेटा तो दिया हुआ है। द कोरिलेशन बिटवीन फॉरेन करेंसी एसेट रिटर्न एंड रिटर्न ऑन द फॉरेन करेंसी 0.81 0.67, बिल्कुल सेम हो गया फिर तो, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। मेरे को एक बार लगा था कि कुछ यहाँ पे लोग कैलकुलेशन वगैरह दे, कुछ भी नहीं है अलग। 0.81 0.67 फॉर द यूएस एंड इंग्लिश एसेट्स, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द इन्वेस्टर इन यूएस एसेट, शो योर वर्किंग। तो ये जो अपने कैलकुलेट किया अभी, जो प्रीवियस हमें कैलकुलेट किया ना, ये वाला बिल्कुल वैसा समय, प्लीज एक बार खुद से आप ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली अपने टेकअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार खुद से ट्राई करिए। मेरे को लगा कि कुछ यहाँ पे डेटा वेटा में ये लोग दिया होगा, मतलब जहाँ पे अपने को प्राइस और फॉरेन करेंसी का मूवमेंट कैलकुलेट करना अलग से, आपको तो डायरेक्टली नंबर्स ही दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार खुद से ट्राई करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 2 भी आप ट्राई कर सकते हो, 1 2 भी कर सकते हो आराम से। जो अपना सेकंड वाला क्लास था ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेके, उससे रिलेटेड है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको खुद से ट्राई करना है, 4 5 रुक जाइएगा। 6 भी ट्राई कर सकते हो घर पे, 7 अपने कर लिए। तो 1 2 3 और 7 आपको एज अ होमवर्क है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, बट रुको रुको,
अभी रुक जाओ, क्लास खत्म नहीं हुआ है, कोर में चलते हैं, कोर का सम्स देखते हैं पहले तो। कोर का अपने एग्जाम्पल करते हैं हर बार, आपको पता है ना, जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी एलओएस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोर में देयर इज एग्जाम्पल दैट वी विल डू इन द क्लास। आई डोंट वांट टू स्किप दैट, क्योंकि स्क्वाइजर में तो तब भी सम्स इजी होता है। देखते हैं इसमें एग्जाम्पल है क्या। 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सम्स। चलिए देखते हैं। Example 1, portfolio risk and return calculation. The following table shows current and future expected asset prices measured in their domestic currencies. Okay, for both Eurozone and Canadian assets. This can be considered total return index. The table also has the corresponding data for the Canadian per euro spot rate. यूरोजोन कनाडा एसेट प्राइस दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया आपको, एसेट प्राइस दिया पूरा आज का 100.69 है, एक्सपेक्टेड 101.5 है, तो अपने RFC निकाल सकते हैं। कनाडा का 101.99 RFC कनाडा का भी निकाल सकते हैं। कैनेडियन पर यूरो दिया हुआ है, यूरो इज माई बेस करेंसी, 1.45 से 1.47 RFX निकाल सकते हैं। पूछा क्या पहले तो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक करेंसी रिटर्न RDC फॉर अ यूरोजोन इन्वेस्टर होल्डिंग द कैनेडियन एसेट। चीज को समझो, आप बोल रहे हैं कि सर मान लो जो इन्वेस्टर है वो कहाँ का है, यूरोजोन, और वो इन्वेस्ट कहाँ पे किया, कनाडा में, तो सर अपने प्रे कर रहे हैं भगवान से कि सर जो मेरे को करेंसी दिया ये लोग, ठीक है सर, उसका जो कोटेशन है अगर कनाडा कैनेडियन डॉलर बेस करेंसी हो तब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सर जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना फॉरेन करेंसी क्या कैनेडियन एसेट है ना, तो सर अगर बेस करेंसी में मिल जाए तो इजी हो जाएगा लाइफ, और नहीं भी मिला तो भी तो इजी है, खाली सर नीचे में S0 की जगह क्या यूज करेंगे, S1। इज इट फाइन? देखते हैं दिया है कि नहीं, नहीं दिया, यूरो दिया, इज इट फाइन, परफेक्ट। तो चलिए अपने को कैलकुलेट करना है RDC, तो इसको अपने करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत लगेगा। कोर एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला यूरोजोन इन्वेस्टर है, यूरोजोन है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कनाडा में, तो सर कनाडा में इन्वेस्ट किया तो 101 का चीज 99.8 हो गया, मतलब नेगेटिव रिटर्न होगा। RFC निकालिए प्लीज, 99.8 डिवाइडेड बाई 101 माइनस 1 इंटू 100 1.188 1.189 कर देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ कर देता हूँ, नेगेटिव 1.19%। RFX ये आराम से, सर यूरो इंक्रीज हुआ 1.45 से 1.47, बट सर मैं क्या चीज में इंटरेस्टेड हूँ, कनाडा में, कैनेडियन डॉलर, तो सर कैनेडियन डॉलर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना हुआ, 1.47 माइनस 1.45 डिवाइडेड बाई S1 1.47। एक सेकेंड, 1.47 माइनस 1.45 डिवाइडेड बाई 1.47 इंटू 100, 1.36%। यूरो बढ़ा है मतलब कैनेडियन डॉलर गिरा है, तो नेगेटिव 1.36%। ओह, तो सर दोनों लॉस हो गया, ये तो सर जिस स्टॉक में पैसा लगाए थे उसका भी रिटर्न गिर गया, जिस कंट्री के करेंसी में पैसा लगाए थे उसका करेंसी भी गिर गया। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? देयरफॉर RDC विल बी व्हाट, फैक्टर बनाओ, 1 माइनस 0.988 इंटू 0.9864, ठीक है, -1 इंटू 100, -1 इंटू 100, दिस इज कमिंग नेगेटिव 2.54%, नेगेटिव 2.54%, 2.53, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक करेंसी रिटर्न
फॉर अ कैनेडियन इन्वेस्टर होल्डिंग द यूरोजोन एसेट। इस बार उल्टा बोल रहा है, बोल रहा सर आप सोच लो कनाडा वाला इन्वेस्टर है और वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया, यूरोजोन में। ठीक है, तो सर एक चीज तो मजा हो गया, बेस करेंसी यूरोजोन में, इट्स वेरी इजी, यहाँ पे अप्रिसिएशन निकाल लेंगे। और यूरोजोन में क्या हुआ है, वहां भी अप्रिसिएशन हुआ है। 100.69 का चीज 101.5 हो गया। चलिए कैलकुलेट करते हैं। RDC इस बार मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। तो 101.5 डिवाइडेड बाई 100.69 माइनस 1 इंटू 100, 0.8% से आपका एसेट प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो 0.8% का फैक्टर क्या हो गया, 1.008, 1.008 इंटू RFX। सर 1.45 से 1.47 हो गया, कितना इंक्रीज, 1.47 डिवाइडेड बाई 1.45 माइनस 1 इंटू 100, 1.37% से इंक्रीज हुआ है। इसका फैक्टर बनाएंगे 1.1037, 1.01379 माइनस 1 इंटू 100, कितना आएगा बताइए। 2.2%, 2.19% approximately, 2.19%. Is it fine? Next, from the perspective of the Canadian investor, बुरा मान लो you are a Canadian investor. Assume that sigma RFC 3%, sigma RFC 3%. The expected risk for the foreign currency asset is 3%. Is it fine? बोला सर यूरोजोन में इन्वेस्ट किया ना, बोला सर वहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन है स्टॉक का 3% एंड RFX यूरोजोन का करेंसी का, यूरो करेंसी का स्टैंडर्ड डिविएशन 2% है। Furthermore, the expected correlation between the movement in the foreign currency asset, which is sigma FC, and movement in the sigma FX is 0.5. Correlation दे दिया आपको। What is the expected risk of the domestic currency return? सिग्मा RDC निकालना है। तो चलिए सिग्मा DC निकालना तो बहुत इजी है, सारा चीज यही अपने पास। सिग्मा DC लिखिए, सिग्मा RDC लिखिए, इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में। वेट स्क्वायर, तो यहाँ पे वेट तो 100% है, वेरिएंस क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू कोरिलेशन 0.5 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0.5 प्लस 9 प्लस 4, इसका रूट ओवर 4.36%, 4.36%। Is it fine? परफेक्ट। चलिए तो ये था आपका एलओएस नंबर ए। एज अ होमवर्क आपको बता ही दिया क्या करना है। ऑब्वियसली एक बार स्क्वाइजर से आप गो थ्रू कर सकते हो जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर एबल टू फॉलो द टेक्स्ट। ऑब्वियसली आपको नोटेशंस वो लोग का एज सच फॉलो करने का जरूरत नहीं है। दिस इज फाइन, कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव है वो सब सारा चीज ठीक है। ठीक है, ये अपना सम्स हो गया था। तो एक बार आप एलओएस नंबर ए रिवाइज कर ली, मतलब गो थ्रू कर लीजिएगा जस्ट टू इंश्योर यू आर एबल टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद अपने सम्स कर लीजिएगा। ऑब्वियसली कोरिलेशन का अभी एक पोर्शन बचा हुआ है जो कि अभी अपने नहीं करेंगे, उसको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में हैंडल करते हैं कि सर अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। अभी अपने क्या लिया, पॉजिटिव कोरिलेशन को लेके सारा चीज अपने सम्स की है। इज इट फाइन? परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक टेक केयर गाइस।